बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लासेस के अंदर 3 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट किए। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आज हम चौथे हेड ऑफ इनकम की बात करने जा रहे हैं। वैसे ये सबसे लास्ट हेड ऑफ इनकम है। दरमियान में तीसरा हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसको हमने स्किप किया और उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो लास्ट जो सबसे हेड ऑफ इनकम है वो कौन सा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो बड़ा सिंपल सा मामला है कि भाई एक बुनियादी कायदा या बुनियादी उसूल है। वो बुनियादी कायदा या उसूल क्या है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर आम तौर पर वो इनकम्स क्लासिफाई होती हैं जो किसी और हेड में कवर ना हो सके। मतलब अगर आप किसी इनकम को किसी और हेड में कवर ना कर पा रहे हो तो आप फिर उसको कहाँ कवर कर दें? कहाँ कवर कर दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यस और नो? जवाब दें। तो लिखा हुआ क्या आ गया? टॉपिक आपका क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सेक्शन 39 है, इसकी बात की थी। अगर आपको याद हो, सेक्शन 39 की रेफरेंसिंग मैंने पहले आपके सामने की हुई है और वो रेफरेंसिंग आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है जी। अब लिखा हुआ क्या आता है देखें। बुनियादी बात क्या की हुई है जरा आप गौर करें। एवरी रेवेन्यू रिसिट, यानी रेवेन्यू रिसिट तो होती इनकम है ना। रेवेन्यू रिसिट तो बाय डिफॉल्ट इनकम होती है। लेक्चर नंबर 1 आपको अच्छी तरह याद होगा हमारा। रेवेन्यू रिसिट तो बाय डिफॉल्ट इनकम होती है। तो एवरी रेवेन्यू रिसिट जिसको अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम, जिसको नाम लेकर एग्जेम्प्ट करार ना दिया गया लॉ में, तो हर रेवेन्यू रिसिट जो है टैक्सेबल है। शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हर रेवेन्यू एसेट जो कि एग्जेम्प्ट नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में रिकॉर्ड होगी। रिसीव बाय अ पर्सन, टैक्सेबल होगी रिसिट बेसिस पर, कहीं एक्रूअल बेस की बात नहीं होगी। इन अ टैक्स ईयर ऑन रिसिट बेसिस। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड, अगर आप उसको किसी और हेड में इंक्लूड ना कर सकें, इन एनी अदर हेड, यानी बुनियादी कायदा ये मिल गया, अगर आप किसी भी रेवेन्यू रिसिट को, यानी जिसको आप इनकम तो मानते हो, बाय डिफॉल्ट वो इनकम तो हो, लेकिन अगर आप उसको किसी और हेड में क्लासिफाई ना कर पाए तो ऑब्वियसली फिर आप उसको कहां क्लासिफाई करेंगे? कहां क्लासिफाई करेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इस लाइन के हवाले से कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लें ताकि ये बात समझ में आ जाए। यार ऐसी कैसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर हम उसको किसी और हेड में क्लासिफाई ना कर पाए, हम उसको क्लासिफाई करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, लेकिन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इंक्लूडिंग का मतलब क्या? नीचे आपके सामने बहुत सारी चीजें या बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं, तो जो इंक्लूडिंग द फॉलोइंग है, जिनके नाम नीचे मेंशन किए जा रहे हैं, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही आएंगे। तो नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की लिस्ट आ रही है हमारे पास कि कौन कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं, और ये नाम वही हैं। अगर ये ना भी लिखे होते तो बाय डिफॉल्ट हम उसको मतलब यानी इनकम मानकर अगर किसी हेड में क्लासिफाई करते तो वो हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही होता, क्योंकि इसके अलावा कोई हेड बनता नहीं। लेकिन हम इन नेम्स की, जो नीचे नेम्स आ रहे हैं, इनके अलावा हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। देखिए, एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, जवाब देंगे आप मुझे उसका। एक बंदा जर्नलिस्ट मतलब सहाफी, एक शख्स जर्नलिस्ट है। अगर वो किसी न्यूज़पेपर का मुलाजिम है तो उसका जो इनकम होगा उस न्यूज़पेपर से, वो कौन से हेड में जाना चाहिए बताइए? सैलरी। जबरदस्त, बेहतरीन 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 बात कर दी। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, अगर वो न्यूज़पेपर उसको पर आर्टिकल, पर प्रोग्राम पेमेंट करता है तो उसकी मुलाजमत नहीं है, बस जो काम करता है उसका उसको रेम्यूनरेशन मिल जाता है। कोई फिक्स सिटिंग आवर्स नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है।
जो काम करेगा उसके बदले उसको मिल जाएगा, आर्टिकल लिखेगा उसके बदले उसको पेमेंट मिल जाएगी। मतलब यानी कि वो उस अगर न्यूज़पेपर को इंडिपेंडेंटली सर्विसेज दे रहा है अदर देन बीइंग एम्प्लॉयमेंट, तो फिर अब क्या होगा जरा बताइए, वो कौन से हेड में जाना चाहिए, कौन से हेड में जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाना चाहिए ना, वो सर्विसेज दे रहा है ना बेटा। यस और नो बोलिए, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब एक डॉक्टर साहब की बात कर लेते हैं। एक डॉक्टर साहब किसी हॉस्पिटल के एम्प्लॉय हैं, तो वहां से जो वो अपनी सर्विसेज दे के इनकम अर्न कर रहे हैं वो कौन से हेड में जाएगी? सैलरी के हेड में जाएगी। जबरदस्त। डॉक्टर साहब जो अपना पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, जो अपना जाती क्लिनिक चला रहे हैं, क्लिनिक के ऊपर जो इनकम आ रही है वो कहाँ जाएगी? जबरदस्त, बेहतरीन बात। अच्छा, डॉक्टर साहब अगर किसी हॉस्पिटल से पर पेशेंट या पर ऑपरेशन चार्ज करते हैं, तब तब वो किस कौन से हेड में जाएगी? तब भी वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगी। ऐसा ही है ना भाई? जबरदस्त, बेहतरीन बात कर। अच्छा, जबरदस्त। यार वो डॉक्टर साहब जो है ना, वो वैसे डॉक्टर साहब हैं, लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उस पर उन्होंने कोरोना के हवाले से अवेयरनेस के ऊपर एक आर्टिकल लिख दिया न्यूज़पेपर में। और वो आर्टिकल अखबार वालों को पसंद आया, लोगों को पसंद आया। उस न्यूज़पेपर ने क्या कर दिया, उस आर्टिकल के अगेंस्ट एक चेक भेज दिया किसको? डॉक्टर साहब। ये इनकम कहाँ जाएगी? ये इनकम कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में नहीं, ये भी जाएगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्यों? इसलिए कि जिस मसले पर उन्होंने आर्टिकल लिखा था वो मसला उनके प्रोफेशन से बिलोंग करता है, तो उन्होंने अपना प्रोफेशन ही प्रैक्टिस किया असल में। क्या ख्याल? वो जर्नलिज्म तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन जिस मसले पे उन्होंने आर्टिकल लिखा वो मसला उनके प्रोफेशन से ही बिलोंग करता है या आउट ऑफ प्रोफेशन था? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, जवाब दीजिए बेटा। तो लिहाजा डिबेटेबल है ये बात, डिबेट हो सकती है इसके ऊपर, लेकिन उसूली तौर पर चूंकि मामला प्रोफेशन से बिलोंग करता है तो लिहाजा इस चेक को भी कौन सी इनकम में जाना चाहिए? इनकम फ्रॉम बिजनेस। सही है जी। अच्छा, डॉक्टर साहब वैसे आमतौर पे लिखते नहीं है, डॉक्टर साहब वैसे आमतौर पे लिखते नहीं है, लेकिन बैठे बैठे एक दिन उन्होंने करप्शन के खिलाफ आर्टिकल लिख दिया, करप्शन के खिलाफ। तो अब वो करप्शन के खिलाफ आर्टिकल लिखा उन्होंने और वो प्रिंट हो गया अखबार में, और उसके बाद वाह वाह हो गए डॉक्टर साहब की। तो अब ये जो डॉक्टर साहब को पैसे मिलेंगे कहां से? न्यूज़पेपर से। ये कौन से हेड में जाने चाहिए? अभी अदर सोर्स में जाना चाहिए। क्यों? सवाल यहाँ पे एक सवाल उठेगा, क्या डॉक्टर साहब रेगुलरली आर्टिकल्स लिखते रहते हैं? क्या डॉक्टर साहब रेगुलरली जर्नलिज्म को भी बतौर प्रोफेशन कैरी ऑन करते हैं? अगर डॉक्टर साहब बहुत ही रेगुलर ये काम करते रहते हैं तो फिर तो सवाल हो सकता है कि हाँ भाई ये भी इनका प्रोफेशन हो। लेकिन डॉक्टर साहब अगर ऐसा इरेगुलरली करते हैं और जिस मसले पे वो आर्टिकल लिखते हैं उनका अपने प्रोफेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो लिहाजा उस चीज को फिर ऑब्वियसली फिर कहाँ कवर किया जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। यस और नो, जवाब दें। ठीक है जी। एक साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जॉब करते हैं, तो बताइए जो वहां जहां ये जॉब करते हैं वहां से जो उनकी इनकम है वो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। उनकी अपनी फर्म है, फर्म, उस फर्म से वो अपनी कंसल्टेंसी ऑडिट सर्विस क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं।
अब जो इनकम है वो कहाँ जाएगी? बिजनेस में। जबरदस्त बात। तो लेकिन बात ये थी, बनना इन्होंने सिंगर था, गाने गाने का बड़ा शौक था इनको, बन गए माँ बाप के कहने पे चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही है। तो दिन में क्या करते हैं? ऑडिट बर्पा करते हैं, रात में कॉन्सर्ट बर्पा करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो दिन में ऑडिट परफॉर्म करता है और रात में कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है, तो वो कॉन्सर्ट परफॉर्म करके जो उसको पैसे मिलेंगे वो कौन से हेड में जाएंगे? कौन से हेड में जाएंगे? बताइए। बिल्कुल इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएंगे, क्योंकि वो अगर वो कॉन्सर्ट अगर कर रहा है रेगुलरली तो ऑब्वियसली वो उस काम को भी प्रोफेशनली कर रहा है। तो अगर एक काम अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली फिर वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। हाँ जी बोलिए, ये तमाम बातें आपके दिमाग में बैठ रही हैं, जवाब दीजिए। एक बंदे ने किसी प्रोग्राम में शौकिया गाना गा लिया, उस पर उसको कोई इनाम मिल गया, कैश रिवॉर्ड मिल गया, तो अब वो कहाँ जाना चाहिए? अदर सोर्स में जाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि वो प्रोफेशनली गाना तो नहीं गाता ना भैया, वो तो ऐसे उसने गा लिया इत्तफाकन, उसको पैसा मिल गया, ऐसा ही है ना। तो सिचुएशन समझ में आ रही है हम क्या बातें कर रहे हैं? और एक आपके सामने रियल केस बताऊं, एक अमेरिका के अंदर एक शख्स था, वो दिन में वकील था, रात में वो माइकल जैक्सन था। उसको माइकल जैक्सन बनने का बड़ा शौक था। शायद आपने भी ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री या उसकी वीडियो देखी हो मेरे ख्याल से। तो वो दिन में वकील है और रात में माइकल जैक्सन है, यानी माइकल जैक्सन की तरह वो डांस करता है, दिन में वो केस लड़ता है। तो अगर यार वो दिन में वकील भी प्रोफेशनली है और रात में वो माइकल जैक्सन भी प्रोफेशनली बना हुआ है और वो प्रोफेशनली डांस करता है, तो जो उसके पैसे मिलेंगे उसको वो उसकी कौन से हेड में जाएंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाने चाहिए ना भाई। ऐसे ही है। यस और नो बताइए, क्या ख्याल? तो ये आपके सामने सिचुएशंस रख दी गई सारी की सारी। एवरी रेवेन्यू रिसिट अदर देन एग्जेम्प्ट इनकम shall be taxable under the head income from other sources received by a person in a tax year on receipt basis। यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो अमाउंट टैक्सेबल होगा वो किस बेस पर होगा? रिसिट बेस पर होगा। इफ इट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर हेड ऑफ इनकम, अगर उसको आप किसी और हेड ऑफ इनकम में शामिल ना कर सकें तो फिर किस में शामिल कर दें? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। यस और नो बताइए। बोलिए, जवाब दीजिए। अच्छा जी, अब जो इनकम्स इसमें इंक्लूड की गई हैं एज पर लॉ, उसमें सबसे पहले क्या है? डिविडेंड आता है। डिविडेंड क्या होता है? शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कंपनी की तरफ से, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड दो किस्म का होता है, कैश डिविडेंड और बोनस। तो यहाँ जो डिविडेंड उसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली कैश डिविडेंड। यस और नो बताइए। बोलिए बेटा, यहाँ डिविडेंड का मतलब क्या है? ऑब्वियसली कैश डिविडेंड। अच्छा, इसमें और चीजें भी ऐड होनी है आगे चल के, वो आपके सामने आएंगे। तो डिविडेंड कौन से हेड में गया बेटा? इनको तफसील से पढ़ते हैं, लेकिन अभी एक माइंड बना लें, फिर इन पे सबसे तफसील में बात करेंगे। डिविडेंड कौन से हेड में गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में गया। ओके, जबरदस्त। अच्छा जी, उसके बाद बी में क्या लिखा हुआ है? रॉयल्टी। रॉयल्टी को कहां कवर किया गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ये पॉइंट्स अभी दिमाग में याद करना शुरू करते हैं। डिविडेंड कहां कवर हुआ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। रॉयल्टी क्या? रॉयल्टी कहां कवर हुई? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।
यस और नो? सी पॉइंट क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट। डेट मतलब कर्जा, और कर्जे पे जो प्रॉफिट होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। रिसीव करने वाले के लिए इनकम होता है, पे करने वाले के लिए एक्सपेंस होता है। तो प्रॉफिट ऑन डेट का लफ्ज पे करने वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे तो मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट अलाउंस होगा। जवाब दें बेटा। और अगर यही इंटरेस्ट रिसीव करने वाले के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इनकम कहलाएगा। तो इंटरेस्ट इनकम किसके लिए? रिसीव करने वाले के लिए। तो अगर कोई बंदा बैंक में पैसा रखकर कोई सर्टिफिकेट परचेज करके, देखो समझना बात को, शेयर डिस्पोज ऑफ करने पे गेन, कैपिटल गेन, लेकिन शेयर होल्ड करके जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। डेट सिक्योरिटीज डिस्पोज ऑफ करके जो गेन होगा वो कैपिटल गेन है, लेकिन डेट सिक्योरिटीज होल्ड करके जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। बैंक में आपने सेविंग अकाउंट में पैसा रखा, जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? कितने नाम हो गए बेटा? डिविडेंड हो गया, बताइए, डिविडेंड हो गया। नंबर 2 रॉयल्टी हो गया। नंबर 3 प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि रिसीव करने वाले के लिए इंटरेस्ट इनकम हो गया। ठीक है, ये सारी बात हम कर रहे हैं। अच्छा जी, सीसी पॉइंट, सीसी कमाल पॉइंट है। सीसी यानी ऊपर के 3 पॉइंट मैंने खाली हेडिंग लेके पढ़ाए, अब मैं यहां से जो है सारे पॉइंट रीड कर रहा हूं, फिर मैं उन 3 पॉइंट्स पर स्पेसिफिकली आऊंगा इन डिटेल बात करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, क्या लिखा हुआ है? एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर एनी टैक्स लॉ। क्या मतलब इस बात का? भाई अगर आप एफबीआर को टैक्स पे करने में देर कर दें तो एफबीआर क्या लगाएगा आपके ऊपर? बताइए, सोचिए जरा। पेनल्टी लगाएगा ना, पेनल्टी। अगर कोई काम करने में आपको देर हो जाती है, जो आप पर अमाउंट ड्यू था, तो क्या होगा? पेनल्टी लगेगी ना, पेनल्टी। तो वो तो आपको टैक्स पे करना था, आपने टाइम पर पे नहीं किया, आप पेनल्टी लग गए। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ना आ रही हो, बल्कि टैक्स रिफंडेबल आ रहा हो, बजाय एफबीआर को पैसे देने के उल्टा रिफंड लेना। क्या ख्याल? बजाय एफबीआर को पैसे देने के उल्टा रिफंड लेना। तो अगर एफबीआर आपका रिफंड करने में क्या करे? देर कर दे, तो अब जब आप देर करते हो तो आप पेनल्टी पे करते हो, जब एफबीआर देर करेगा तो क्या होगा? एफबीआर को पेनल्टी देनी पड़ेगी ना। आपका टैक्स रिफंडेबल था कितना? मिसाल के तौर पर 1,00,000 रुपए। तो अगर एफबीआर आपको रिटर्न करता है 1,01,000 रुपए, तो जो 1,000 रुपए ऊपर आपके पास आए हैं वो क्या है? जो अमाउंट एक्चुअल आना था उससे अबव जो अमाउंट आया है वो क्या है? वो एडिशनल पेमेंट है। क्यों मिल रही है? एफबीआर पेनल्टी दे रहा है आपको। क्यों दे रहा है? कि वो क्योंकि आपको रिफंड देर से कर रहा है। तो जो एडिशनल पेमेंट मिलती है रिफंड डिले होने की वजह से, वो आपके लिए इनकम है। कौन से एड में कवर होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रिफंड इनकम नहीं है। वो जो 1,00,000 रुपए मिले हैं वो इनकम नहीं है, जो अबव मिले हैं वो इनकम है। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं आती? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, सब जवाब दीजिए बेटा मुझे। ऐसा है? अच्छा जनाब, उसके बाद क्या है? ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट की टर्म आपने इससे पहले पढ़ी थी कहां पर? ग्राउंड रेंट की आपने टर्म कहां पढ़ी थी इससे पहले? प्रॉपर्टी में, वहां पर आपने एक्सपेंस के तौर पे पढ़ी थी ना जनाब। ग्राउंड रेंट ऐसी प्रॉपर्टीज का होता है जिस पर आपने प्रॉपर्टी लेकर, लीज पे प्रॉपर्टी लेकर आपने क्या किया? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की। प्रॉपर्टी टैक्स की रिप्लेसमेंट है। तो वहां तो ग्राउंड रेंट पे करने वाले की बात थी ना। यहाँ किसकी बात है? ग्राउंड रेंट रिसीव करने वाले की बात। जो ग्राउंड रेंट रिसीव करेगा उसके लिए ग्राउंड रेंट क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस और नो? बताइए, जवाब दीजिए बेटा। अच्छा जी, अब पॉइंट ई को पहचानिए आप सब लोग, पॉइंट ई को।
पॉइंट ई को पहचानिए आप सब लोग। पॉइंट ई नॉट सेल्फ हायरिंग बेटा। पॉइंट ई क्या है? सबलेटिंग। सबलेटिंग क्या था? अगर आप बतौर ऑनर अपनी प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे देता, वो रेंट क्या था आपके लिए? इनकम फ्रॉम, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी था। लेकिन अगर वो टेनेंट आगे आपकी प्रॉपर्टी को सबलेट कर दे, आपसे रेंट पे लेके आगे रेंट पे दे दे, तो उस टेनेंट के लिए जो इनकम थी वो क्या थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस और नो? जवाब। तो सबलेटिंग या सब लीजिंग जो था वो क्या था? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ना। तो रेंट फ्रॉम सबलीज, ये पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुका हूं। ये क्या थी? एक्सक्लूजन थी। किसमें से? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से, अगर याद हो आप सबको। रेंट फ्रॉम द सबलीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? सबलेटिंग। जवाब दे भाई सब लोग। अच्छा जी, उसके बाद एफ पॉइंट भी हम कवर कर चुके हैं। कहां पर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। वो भी एक्सक्लूजन थी इनकम प्रॉपर्टी की। बताइए। इनकम फ्रॉम लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप कोई बिल्डिंग रेंट पे देते हैं प्लांट एंड मशीनरी के साथ, तो वो भी एक्सक्लूड कर दी गई है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। और वो कहाँ इंक्लूड की गई है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके पीछे लॉजिक है, वजह है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। वो अभी थोड़ी देर के अंदर ही आगे आपके सामने आएगी इसी चैप्टर के अंदर। और आज ना ही तो फिर अगली क्लास में जाएगी बेटा आपके सामने। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई बेटा? तो ये सब इनकम जो है वो कौन से हेड में जा रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जरा देखिएगा। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज और एनी अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग ऑफ बिजनेस। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी कोई नई बात है। कि जो अगर आप प्रॉपर्टी के साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के साथ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के साथ जो है वो क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के साथ जो है वो क्या कर रहे हैं भाई? गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आप अलग से जो एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऐड में नहीं जाएंगे, बल्कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऐड में जाएंगे। कोई मुश्किल बात? तो ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तवज्जो, ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। सब लीजिंग या सब लेटिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रोविजन ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर कोई पूछता है कि प्रॉपर्टी इनकम की एक्सक्लूजन्स क्या है, तो उन एक्सक्लूजन में आपको ये 4 नाम लिखने होंगे। यस और नो? और 5वीं एक्सक्लूजन भी है, वो है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की इनकम। वो वहीं पे मैंने छोड़ा हुआ, उस पॉइंट को डिस्कस करूंगा आपसे। तो टोटल 5 एक्सक्लूजन है। 5 ये प्रॉपर्टी का रेंट जो था, वो रेंट आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनने दे रहे। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूड कर दिया गया है और वो कहीं और इंक्लूड कर दिया गया है। बात समझ में आती है बेटा? तो आप इस आंसर को तैयार कर लेना अपने पास के 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक्सक्लूजन में शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर बेटा? बताइए, जवाब दीजिए। याद रहेगा ना आप सबको बेटा? अच्छा जी, ओके। अब अगला रोज बड़ा इंटरेस्टिंग है, एन्यूटी और पेंशन। पेंशन, ये बताइए आप पेंशन कहां पढ़कर आए हो? सैलरी में। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई एक ही चीज है वो सैलरी में भी कवर हो रही है और एक ही चीज है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी कवर हो रही है। ये क्या मसला है? हमने कहा कोई इशू नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पेंशन मिल रही है, तो वो पेंशन ऑब्वियसली कहां कवर होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में।
क्या ख्याल है बताइए, जवाब दीजिए। लेकिन क्या जरूरी है पेंशन रिसीव करने के लिए आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो? एम्प्लॉयमेंट के बगैर भी तो पेंशन मिल सकती है। आप किसी वॉलंटरी पेंशन स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या ख्याल है? तो अगर पेंशन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं मिल रही, तो फिर वो पेंशन जो है वो क्या है? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। समझ पा रहे हैं बेटा बात को? बात क्लियर है सब लोगों को बेटा? अच्छा, उसके बाद नंबर एच पॉइंट क्या है बेटा? प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड आपका निकल आया। थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इसको पॉज कर रहा हूं, रुकिएगा जरा। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे जनाब किसके ऊपर? प्राइस बॉन्ड। तो प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, ठीक है जी। प्राइस बॉन्ड खुलता है, इनाम निकल जाता है प्राइस बॉन्ड का। तो प्राइस बॉन्ड खुलने पे जो प्राइस बॉन्ड का इनाम निकला है वो आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। क्यों? अच्छा, पहली बात कि क्या प्राइस बॉन्ड आपके लिए इनकम है, ये मैं बिल्कुल लेक्चर शुरू वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं आपसे कि भाई प्राइस बॉन्ड इनकम है। अगर आपका प्राइस बॉन्ड खुल जाए तो क्या आपका लीगल राइट स्टैब्लिश हो गया उसको रिसीव करने का? यस बिल्कुल। आप कोर्ट जाकर भी स्टेट बैंक से उस अमाउंट को रिकवर कर सकते हो इनकेस अगर स्टेट बैंक आपको वो अमाउंट देने से इनकार करे। तो जहां भी लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता हो अदर देन शरिया राइट, तो उसको आप रेवेन्यू रिसिप्ट मानकर इनकम ट्रीट करेंगे। लेकिन प्राइस बॉन्ड खुलने के बाद ये आपको आइडिया नहीं हो रहा कि उसको कौन से हेड में लेके जाए, तो ऑब्वियसली आप उसको कौन से हेड में लेके जाएंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और अब यहाँ पर मेंशन भी है कि ये जो इनकम की लिस्ट है, ये तमाम इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही कंसीडर की जाएंगी। यस और नो? अच्छा, एक सवाल करता हूं मैं आपसे। अभी हमने कहा इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। यस और नो बताइए? इंटरेस्ट इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट बनेगी। यस और नो बताइए सब लोग? बनेगी ना? लेकिन बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम क्या है? बैंक के लिए अगर बैंक इंटरेस्ट इनकम कमाएगा तो क्या बैंक के लिए भी इंटरेस्ट इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी? बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम क्या बनेगी? क्या बन जाएगी? बिल्कुल जबरदस्त, बेहतरीन। क्या बन जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस। जबरदस्त कर दी बात, बेहतरीन। नाउ, तो प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, विनिंग्स फ्रॉम रेफल, लॉटरी, कोई कुरानदाजी में इनाम निकल आया, कोई लॉटरी खुल गई, ठीक है जी। प्राइज ऑन विनिंग अ क्विज, कोई क्विज शो आपने जीत लिया, कोई क्विज प्रोग्राम आपने जीता, उस पर आपको प्राइज मिल गया। अच्छा, ऑफर्ड बाय कंपनीज। अच्छा, ये चाहे क्विज या ये लॉटरी या ये प्राइज किसने ऑफर किया आपको? कंपनीज ने। फॉर व्हाट? प्रमोशन ऑफ सेल। वो पेप्सी का कैप आपने क्या किया? स्क्रैच किया, उसमें से वो गाड़ी निकल आई। पेप्सी का आपने क्या किया? कैप स्क्रैच किया, उसमें से क्या निकल आई? उसमें क्या निकल आया? कैश निकल आया। जिन्नी निकलेगा बेटा बॉटल में से, कैश निकलेगा या गाड़ी निकलेगी या साइकिल निकलेगी या क्या कहते हैं खाली कार्ड निकल जाएगा, ठीक है, खाली क्या कहते हैं कैप निकल जाएगा। ऐसा ही है ना? तो उम्मीद है बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो वो जो मशहूर प्रोग्राम है हमारे यहाँ, मशहूर जमाना प्रोग्राम जो चलते हैं टेलीविजन के ऊपर, जिसमें कभी किसी को गाड़ी मिलती है, कभी किसी को फिरदौस की लॉन मिलती है, कभी किसी को मोटरसाइकिल मिलती है, कभी किसी को कैश मिल जाता है, सो ऑन। तो ये सारे प्रमोशंस के अंदर ही आते हैं ना। मुख्तलिफ कंपनी ने इनको स्पॉन्सर किए होते हैं, और वो स्पॉन्सर्ड चीजें जो हैं वो उस प्रोग्राम के तहत इनाम के तौर पे बांटी जाती हैं जीतने वाले को। ठीक है जी। हाँ बेटा, जहाज जो है वो आमिर भाई निकाल सकते हैं, यकीन करें। फिर लोगों को मिले ना मिले, उस सुना ये था कि आमिर भाई ने जहाज निकाले थे बोल न्यूज के अंदर ही, बोल चैनल्स के एम्प्लॉइज के। खैर ये पुरानी बात हो गई, अब छोड़ दें इस बात। आमिर भाई आजकल सरकारी हुकूमत के अंदर। ओके जी। तो जनाब ये सारी बातें आपके सामने आ गई, ठीक है। अच्छा, इनकी टैक्सेबिलिटी या टैक्स रेट के बारे में बात करूंगा मैं।
कि क्या क्या चीजें हैं। दोबारा एक दफा एक और इसका रिकैप करेंगे, लेकिन अभी सारे पॉइंट्स दिमाग में बिठा लें कि भाई कौन कौन सी इनकम जो हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो रही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, consideration for the provision, use or exploitation of property including from the grant of a right to explore or exploit natural resources और प्रॉपर्टी। मतलब फर्ज करें आपके पास एक जमीन है और उस जमीन के अंदर चांसेस है कि वहां से ऑयल और गैस निकलेगा, तो ऑयल और गैस का टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वहां से आपकी जमीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है या वहां से कोई सैंपल लिया गया है और आपकी जमीन को एक्सप्लॉइट किया, तो उतना हिस्सा खराब हो गया उस टेस्ट के चक्कर में, आपका नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की तलाफी के लिए जो आपको कंसिडरेशन मिल रही है बेटा, वो कंसिडरेशन जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो हमने बड़ा देखा सिंध के अंदर एक मतलब बड़ा मशहूर वाकया है सिंध का, कि बदीन और इसके मुहल्लिका इलाकों में गैस और ऑयल और गैस की तलाश बहुत ज़्यादा जारी रहती थी। तो होता यह था कि यहाँ पर बहुत सारी फसलें भी थी, ज़मीनें भी थी। तो ऑयल एंड गैस कंपनी क्या करती थी कि जिस ज़मीन से वो ऑयल या गैस के लिए वो टेस्ट परफॉर्म करती थी, तो वहां पर वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका चेक बना के देती थी कि भाई हमने आपकी ज़मीन का इतना हिस्सा इस्तेमाल किया, उससे आपका नुकसान हुआ, उस नुकसान की तलाफी के लिए हम क्या करेंगे, आपको चेक देंगे, कंसिडरेशन पे करेंगे। क्योंकि हम देखना ही चाहते हैं जनाब कि यहाँ पर ऑयल और गैस रिजर्व्स मौजूद हैं या नहीं। तो ये बड़ा मशहूर हो गया, हर किसी ने अपनी ज़मीन ऑफर करना शुरू कर दी, भाई आइए ज़रा हमारी भी ज़मीन को चेक कीजिए, इसमें ऑयल और गैस है कि नहीं। क्योंकि वो ऑयल एंड गैस कंपनी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसकी एक्सप्लॉयटेशन पर पेमेंट दिया करती थी। तो जिन जिन लोगों ने पेमेंट रिसीव की, ऑब्वियसली उनके लिए वो पेमेंट क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आती है बेटा सब लोग? यस और नो, रिस्पॉन्स कीजिए। अच्छा जी, ओके। अच्छा ये बताइए, जब आप प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं, तो जो आप अनएडजस्टेबल डिपॉजिट देते हैं वो कौन देता है? टेनेंट देता है। रिसीव कौन करता है? रिसीव कौन करता है? लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड के लिए इसको क्या माना जा रहा है? डीम इनकम माना जा रहा है। यस और नो? इन 10 इक्वल प्रोपोर्शंस। यस और नो बताइए। वो सारी फिर वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनाया जा रहा है, ऐसा ही है ना? अच्छा, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, लैंडलॉर्ड पेमेंट देता है किसको? टेनेंट को। क्या यार मेरी प्रॉपर्टी खाली कर दे भाई, जान छोड़ मेरी यार, तुझे मैंने इतने अरसे से बिठा के रखा, अब तू मेरी जान पर आ गया है, मेरी प्रॉपर्टी खाली कर यार, मुझसे पैसे ले और प्रॉपर्टी खाली कर। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो पॉइंट नंबर जे जो है वो इस पॉइंट की बात कर रहा है, अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन एज कंसिडरेशन फॉर वैकेटिंग अप द पोजीशन ऑफ अ बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। अगर एक बंदे को आप बिल्डिंग खाली करने के लिए पैसे दे रहे हो, तो ऑब्वियसली पैसे किसको दे रहे हो आप? टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को? देने वाला कौन है इस केस में पैसा? लैंडलॉर्ड। रिसीव करने वाला कौन है? टेनेंट। तो इसका मतलब क्या है कि टेनेंट को पैसे दिए जा रहे हैं प्रॉपर्टी खाली करने के लिए, बिल्डिंग खाली करने के लिए, उसका कोई हिस्सा खाली करने के लिए। ठीक है जी। रिड्यूस बाय एनी अमाउंट पेड बाय द पर्सन टू एक्वायर पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ। मिसाल के तौर पर टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करते वक्त जो है वो 10 लाख रुपए दे दिए, किसने? लैंडलॉर्ड ने। इन 10 लाख के अंदर 2 लाख रुपए वो थे जो उसने खुद आपको डिपॉजिट किए थे बतौर एडवांस या अनएडजस्टेबल डिपॉजिट। तो जो उसकी वापस की हुई रकम है वो इनकम थोड़ी है। तो 10 लाख में 2 लाख निकाल दो, बाकी जो 8 लाख रुपए क्या मिले? इजाफी मिले। वो असल में क्या माने जाएंगे उस टेनेंट के लिए? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यस और नो बताइए, क्या ये बात क्लियर होती है बेटा आप सबको? रिस्पॉन्स प्लीज। और इस अमाउंट को भी टेनेंट क्या करेगा? 10 हिस्सों में तोड़कर टैक्स करेगा। यानी ये फॉरेन टैक्स नहीं होगा, ये 10 इक्वल प्रोपोर्शन में टैक्स होगा। क्या मतलब? ये अब ये बात टेनेंट के लिए आ रही है। सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन द टैक्स ईयर। ये अमाउंट टैक्सेबल होगा उस टैक्स ईयर में इन विच इट वाज रिसीव्ड एंड
द फॉलोइंग 9 टैक्स ईयर, एक वो साल है जिसमें रिसीव किया और आने वाले 9 साल, कुल मिला के कितने हुए 10 साल। तो ये अमाउंट पूरा टैक्स नहीं होगा, बल्कि इसके भी कितने होंगे, 10 हिस्से होंगे। तो एक हिस्सा जिस साल में रिसीव किया उस साल में टैक्स होगा, और बाकी 9 हिस्से आने वाले 9 साल में क्या होंगे, टैक्स होंगे। यस और नो, बात समझ में आती है बेटा? ठीक है जी। उसके बाद पॉइंट नंबर के है। पॉइंट नंबर के जो है वो एन्युटी और पेंशन की डुप्लीकेशन। असल में वैसे देखा जाए तो पेंशन जो है वो अदर सोर्स में आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि पेंशन मिल रही है किससे, पास्ट एम्प्लॉयमेंट से, और पास्ट एम्प्लॉयमेंट से मिलने वाला भी कोई बेनिफिट हो वो सैलरी का पार्ट बनता है। तो इसका मतलब ये है कि पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी बन सकती है और पेंशन इनकम फ्रॉम सैलरी बन सकती है। लेकिन बहरहाल पॉइंट नंबर के डुप्लीकेशन है, मतलब वही वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है कि अमाउंट रिसीव बाय अ पर्सन फ्रॉम एन अप्रूव इनकम पेमेंट प्लान, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान अंडर वॉलंटरी पेंशन रूल्स। तो डुप्लीकेशन का मतलब क्या है, यहाँ वॉलंटरी हो सकता है, वहां पर इनवॉलंटरी हो। तो मतलब यानी कि बात दोबारा वही है, सेम टू सेम, कि अगर पेंशन या एन्युटी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नहीं है तो फिर वो कहाँ कवर होनी है बेटा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो आज तक का डिस्कशन यहाँ पे रखते हैं, इंशाल्लाह मजीद बात इसके ऊपर कल करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।